बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब होगा सच का सामना राबा जंजुआ और एजाज शाही के साथ प्रोग्राम के साथ हम हाजिर खिदमत है। आज हमारा जो मौजू है वो है ख्वातीन के कानूनी मसाइल और इनका हल। इससे कबल हम ये किस्तवार मौजूआत चल रहे हैं और हम ये तीसरा प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले दोनों प्रोग्राम में हमने ख्वातीन के जनरल मसाइल देखे थे। आज हम देखेंगे कि इन मसाइल के हल में कानूनी पेचीदगियाँ क्या हैं और कानूनी हवाले से जो है वो कितने मुश्किलात का हमारी ख्वातीन शिकार हैं। नाज़रीन इकराम, जो जो जब हम गौर करते हैं कि इस हवाले से हम देखते हैं तो हमारे सामने जो मसाइल आते हैं या असर हाजिर में जो ख़ानदान को और ख़ानदान की औरतों को जो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ एक सबसे अहम मसला जो है घरों के टूटने और बनने की रफ्तार है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से अगर हम अपने पाकिस्तानी माशरे का जायज़ा लें तो तलाक के रुझान में ख़तरनाक हद तक इजाफा है। और अगर ये मगरब में की तरफ हम देखें तो गुज़श्ता कई दहाइयों से यहाँ भी ये रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसी हवाले से ख़ानदान बचाओ तहरीकें भी चल रही हैं और इसी हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये जो पाकिस्तान में मौजूद फैमिली कोर्ट्स का अगर आप जायज़ा लें, वहाँ दाखिल शुदा जो मुकदमात हैं उनका अगर आप जायज़ा लें तो जो आज से चंद साल पहले लाहौर के शहर में अगर आप देखें तो जितने फैमिली कोर्ट्स थे तो आज उनकी तादाद जो है लाहौर शहर के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह पिंडी और आज़ाद कश्मीर में देखें तो वो फैमिली कोर्ट्स जो है ना उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और हर अदालत में जो दायर मुकदमात हैं उसमें तलाक है, खुला है, सामान जेज की वापसी है, नान नफका है, बच्चों की जो परवरिश के वो कस्टडी के जो मसाइल हैं वो सारी चीज़ें इसी मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान पैनल में थे, कुछ मेहमान तो हमारे सिग्नल ना होने की वजह से नहीं आ सके। हमारे साथ यूके से थे एडवोकेट हमद हमद अली खुर्रम। शायद वो दौरान गुफ्तगू हमारे साथ आ सकें। इसी तरह से हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं फ़खर अब्बास अकबर साहब, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट इस्लामाबाद से हैं। इसी तरह से राजा अतीक अहमद जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो थे। और हम इनके साथ इन्हीं मसाइल के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं ओवर टू मेरे को होस्ट जो है राबिया जंजुआ, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आज के डिबेट का आगाज करें। बहुत शुक्रिया आपका एजाज साहब। देखने और सुनने वालों को राबिया जंजुआ का प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा बहुत ही प्यारा और खूबसूरत टॉपिक जो है वो, जैसे कि आपको पता है, एजाज साहब ने भी बताया कि दो हमारे पिछले जो टॉपिक थे वो हमारे गुजर चुके हैं, उन पे उसी को हमने कानूनी तौर पे खवातीन के, क्योंकि हर जगह पे मुझे हर रोज जो है वो कॉल आती है, हर रोज मुझे मैसेज आते हैं, प्लीज बाजी हमें इस बारे में कोई प्रोग्राम करें ताकि लोगों को पता चले कि कोई कानून है औरत का, औरत पीसी जा रही है, किस तरह पीसी जा रही है, या तो वो वरासत में पीसी जा रही है, या वो तशद्दुद में पीसी जा रही है, या वो ससुरालियों के हाथों जो है वो उसके जो तकलीफ दे जाती हैं वो है। हर तरह से औरत जहां भी देखो, जो शरीफ लोग हैं, शरीफुल नफ्स लोग हैं, फैमिली हैं, वो बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे कोई बात मुझसे करते हैं तो वो कहते हैं हम उजागर नहीं कर सकते, हम अपने घरों में पिसे हुए हैं। तो इस सब का जो है वो आज हमने कानूनी हल, जो खास तौर पे पाकिस्तान में जो है हमारे बहुत ही मंजे हुए हमारे एडवोकेट साहब फखर अब्बास साहब जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो मैं फखर अब्बास से सबसे पहले मैं उनसे ये पूछना चाह रही हूँ, आपको मैं वेलकम करूंगी अपने इस प्यारे से खूबसूरत से प्रोग्राम में फखर भाई। और आपको पहला पहला जो आपसे सवाल है मेरा वो ये है कि आप प्लीज मुझे घरेलू जो वहां से हम शुरू करेंगे जहां तशद्दुद का निशाना बनती हैं खवातीन। फर्ज किया अगर वो ससुराल में है तो वो ससुराल वाले जो है, अगर वो बेवा हो जाती है तो उसको वो उसका हिस्सा नहीं देते, अगर वो ससुराल में रह रही है तो उस पे जो है वो तोहमते लगा के उसको तलाक की नौबत आ जाती है। तो इन जो घरेलू जो हालात हैं, इन हवाले से आप क्या कहते हैं, और क्या कानून हमारा जो है पाकिस्तान में, क्या नया कानून बना है या कोई आया है, आप मेरे देखने और सुनने वालों को बताएं प्लीज। अच्छा मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अहम मौजू पर मुझे बात करने का मौका दिया। मैं थोड़ी सी माजरत करूंगा आपसे इसलिए एक बात से कि शायद आपको कुछ आवाज़ें बीच में आए।
क्योंकि मेरे घर में शादी है भाई की, ठीक है, तो शायद कुछ आवाजें आए, इसलिए मैं बेसिक बात करता हूँ। जो बुनियादी तौर पे जो चीजें देखने में आई हैं, अगर इसकी बेसिक जो जरा मैं बुनियादी पहले बात करता हूँ कि रीजंस क्या हैं। मेरे जितनी वकालत का एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी में अनइवन रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते बैलेंस नहीं होते। तभी लोग मतलब लड़की ज्यादा वेटेज वाली होती है, वो चाहे फाइनेंशियली हो जाए या एजुकेशन वाइज हो जाए, और कभी मर्द ज्यादा वेटेज वाला होता है, वो चाहे तालीम याफ्ता ज्यादा हो या माशी लिहाज से ज्यादा बेहतर हो। तो ये अनइवन रिश्ते जो होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें, क्योंकि ज़ाहिर है ये लाइफ पार्टनर वाला रोल होता है, ज़ाहिर है जिंदगी में साथ चलना होता है, ये थोड़ा आगे चल के इसमें मसाइल पैदा होने शुरू होने। तो एक तो ये बेसिक रीजन है। अब इसका है कि क्या कानून क्या है इस पे। देखिए, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में हर किस्म का कानून मौजूद है। अगर एक औरत तशद्दुद उस पर होता है तो वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत वो कंप्लेंट कर सकती है। लेकिन मसाइल कहाँ पे आके पैदा होते हैं कि जब औरत किसी अदालत में चली जाएगी तो वहां से फिर उसको, उसके लिए वे बैक नहीं रहता, वापसी का रास्ता उसके लिए नहीं रहता। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि अदालत में औरत का जाना इंतहाई मायूब है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं मैं इसको अगर समाप्त करूं तो मैं आपके एक इस तरह आपको बताऊं कि मेरे ख्याल में जो भी मुझसे एडवाइस लेती है, कोई भी फीमेल लेती है, तो मैं उनको ये जरूर कहता हूँ कि आप अपने राइट के लिए फाइट जरूर करें। और मतलब एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि 1937 में एक मेरे पास केस है। 1937 में तो दो औरतें बहुत छोटी थी तो उनको उनकी विरासत से महरूम किया गया, और 2018 में वो इस काबल हुई कि वो केस कर सके। एट दैट टाइम दोनों जो है उनकी एज 80 के अबाव थी, तो उन्होंने केस किया अपनी विरासत का। ये मनक्याला का केस था, रावलपिंडी के पास एक जगह है, और सिविल जज ने उनके हक में फैसला दे दिया, 42 कनाल उनकी प्राप्ति। लेकिन मसला कहाँ पे आता है कि हम ये समझते हैं कि अदालत में जब औरत चली जाती है तो वो फिर इस काबिल नहीं रही कि वो घर में रह सके। हालांकि ऐसा नहीं है। अदालतें हमारे मसाइल हल करने के लिए बनी हुई हैं, चाहे वो मर्द हैं, औरतें हैं। अदालतें हमारे मसाइल हल करने के लिए बनी हुई हैं। अदालतें कोई ऐसा अखाड़ा नहीं है कि जिसपे अगर कोई जाता है वो काबिल इज्जत नहीं रहा या काबिल भरोसा नहीं रहा। इस बात पे चले जो है तो सबसे ज्यादा अदालत में तो जज जाते हैं या वकला जाते हैं, क्योंकि वो तो डेली जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। अदालतें मसाइल हल करती हैं। उसमें जाने के लिए किसी के काबिल इज्जत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा उतना ही काबिल इज्जत रहेगा जितना वो अदालत में जाने से करे। लेकिन एक सोसाइटी का एक माइंड सेट है कि अगर एक मरतबा औरत अदालत चली जाए तो मेरे ख्याल में मेरे भाई मौजूद हैं बाग से, वो भी इस पे रोशनी डालेंगे कि फिर ये समझा जाता है कि ये इस काबिल नहीं रही कि ये घर हो। मेरे ख्याल में कोई 2% ऐसी सिचुएशन होगी कि फिर वो औरत आबाद हो सके। ये सोसाइटी का एक अलमिया है। मैं इस बात पे इतना ही कहूंगा कि हमें अपने माइंड अच्छा, सेट ये को। जो ये जो फर्क फखर भाई, ये जो आपने बात की है ना कि जब अदालत में वो जाती है तो उसको मसला बन जाता है, ये सबसे बड़ा जो मेन इशू है ना, वो यही है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ा इशू यही है, और इसलिए औरतें पिसती रहती हैं। वो अपने घर से बाहर नहीं जाती। अदालत की तरफ जाना उनके लिए मुहाल रहता है इस कंडीशन में, क्योंकि वो सुनती हैं कि अगर अदालत चलेंगे तो फिर उसके बाद की जिंदगी कैसे गुजरेगी। नहीं तो वो अदालत में जब, आप क्या समझते हैं, आप उन खवातीन को क्या कहते हैं कि जो अदालत जाती हैं तो उनके ये मसले होते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहते हैं कि आप इसी तरीके से घर में जो है वो खुदकुशियां करें, घर में जो है वो मरें और घर में ही रहें और ना जाएं, तो उन खवातीन को हम कैसे किस तरह मोटिवेट करेंगे? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि उनको कैसे मोटिवेट करेंगे। पिछले दिनों मेरा एक वॉइस ऑफ अमेरिका जो रेडियो है, उन्होंने एक प्रोग्राम में मुझे लिया था, तो उन्होंने मुझे भी यही सवाल किया था, थोड़ा सा मिलता जुलता। उन्होंने कहा था कि ये कैसे है कि आप ये समझते हैं कि आजकल औरतें खुदकुशी कम करती हैं लेकिन घर ज्यादा टूटते हैं। जी। पुराने जमाने में ये था, थोड़ा अगर 20 25 30 साल पुराना चले जाएं, तो पहले ये था कि औरतें खुदकुशियां ज्यादा करती थी, घर कम टूटते थे। तो मैंने उनको
जो बात मैंने उनको जो रिप्लाई किया था, जवाब दिया था, वही की देता हूँ कि मेरे ख्याल में मीडिया आने से, सोशल मीडिया आने से अब खासी अवेयरनेस आ गई है, जिसकी वजह से औरतें चली जाती हैं अदालत में, और अदालत में जाके अपने राइट्स के लिए जो भी होती है वो केस करके, चलो अगर उनको खुला ही लेनी हो तो वो ले लेती हैं। लेकिन अगर 20-30 साल पहले चले जाए तो ऐसा नहीं था। 20-30 साल पहले औरतें घर में रहती थी, उनका अप्रोच करना, अदालतों में पहुंचना, वकला को हायर करना, और फिर ज़ाहिर फी पे करना माशी मसाइल थे, तो ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से औरतें अगर मामला हाथ से गुजर जाते थे तो खुदकुशी कर लेती थी। लेकिन आज ज़ाहिर गवर्नमेंट ने भी काफी स्टेप्स इस पे उठाए हैं। आज भी अगर किसी औरत को के पास नहीं है, अगर वकील हायर करने के लिए उसके पास माशी सिक्कत नहीं है, माशी ताकत नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट भी वकील देती है। और फिर आप लोगों की तरह जो लोग इंसानी हकूक पे बात करते हैं, जो लोग इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, तो ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो उनको वकील हायर करके देती हैं। जबरदस्त हो गया आपका मौकिफ ये आया है, तो बिल्कुल मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी क्योंकि सवालात तो बहुत ज्यादा हैं। तो बात करूंगी मैं राजा अतीक साहब से हमारे जो माशरे में, खास तौर पे वेलकम करूंगी मैं आपको राजा अतीक साहब, आप आए हैं प्रोग्राम में, मोस्ट वेलकम कहते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर में ज्यादातर खवातीन तो यहाँ मसले मसाइल का शिकार हैं, लेकिन यूरोप में भी बदकिस्मती से बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं खवातीन के लिए। तो अतीक साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा, अतीक साहब, आप पहले मुझे पहले ये राबिया, बताइए कि आपके जो हमारे कश्मीर के जो राबिया जी अंदर जो आप मेरी खवातीन। बात सुने। जी जी। थोड़ा सा आप कोई एक दूसरा मोबाइल बंद करें, आपकी आवाज में इको बैक हो रही है। मेरी आवाज? अच्छा जी, अतीक साहब, मैं वो उनका हो गया। मैं आपसे, राजा अतीक साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की अगर समाजी और मशरती सूरत हाल का तजिया करें आप, तो हमें देख रहे हैं कि बहुत सारे घर टूट रहे हैं और तलाक और इन चीज़ों का शिकार हो रही हैं औरतें। तो उस हवाले से आप क्या तजिया करते हैं कि ये तलाक के असबाब क्या हैं और किस वजह से ये सिलसिला हो रहा है? जी एजाज साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरे भाई साहब जो इससे केवल बात कर रहे थे, तो मैं उनको सेकंड करता हूँ। एज फार एज कंसर्न ऑफ लॉस, तो खवातीन के हुकूक, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लॉ एग्जिस्टिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी। उनकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है वो सोसाइटी से होता है, समाज से होता है। तो हमारे जो सोसाइटी है, समाज है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक दूसरे के साथ वो मैच नहीं कर रही होती है। लॉ की अगर हम बात करें, तो लॉ का जो कंसर्न है, तो हमारा जो डिवाइन लॉ है, एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और दूसरा जो सुन्नत है उसके मुताबिक वो भी खवातीन के हुकूक के हवाले से एक लॉ एग्जिस्टिंग कर रहा है। फिर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी, जिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन औरतों के हुकूक को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करता है। फिर हम उसके जो बाई लॉज बने हैं, तो बहुत सारे ऐसे लॉज बने हैं कि जो हर तरह से बिल्कुल इक्वलिटी की बुनियाद पर जो है, तो वो औरतों के हुकूक को, औरतों के राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो माशरा है जिसमें ऊंच और नीच का तल्लक है, जिसमें हमारे शहरी और देश जो आबादियां है, उसमें से सारा फर्क है। फिर उसके अलावा शौर और अवेयरनेस की जो कमी है, वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो माशरा जो है वो इम्बेलेंस है। जो शहरों की अगर बात करें, तो वहाँ पर जो अवेयरनेस है, और जहाँ पर औरतें अपने प्रोटेक्शन की बात करती है, तो वो ज़्यादा उनको सुना जाता है, उनको समझा जाता है, उनको उनको उनके को इस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। लेकिन जो दही आबादियों की बात करें, तो वहाँ पर जो डिकेट से इसी तरह चल रहा है कि औरतें अभी भी मजलूम हैं। तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन का तल्लक है कि
तलाकों का रेशियो है जो बढ़ रहा है, तो उसमें बहुत सारी उसमें चीज़ें हो सकती है। एक जो चीज़ है कि इसमें 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 बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो इसमें एक जो हमारा माशरा जो है तो बहुत ज्यादा खुद नुमाई का जो माशरा बन चुका है, तो उस वजह से भी ये भी एक फैक्टर है। फिर जो एजुकेशन और नॉन एजुकेशन और जो हमारे राइट्स है, वो उसकी अवेयरनेस भी एक फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से इस तरह के जो रेशो है वो बढ़ रही है। जी अच्छा, हमने इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि राबिया साहब है वो, उनकी तरफ भी मैं जाऊंगा, एक सवाल कर लेता हूँ मिर्जा साहब से। आपने बहुत सारे ख्वातीन के मसाइल का जिक्र भी किया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप रिमोट एरियाज पाकिस्तान के आप उनका देखें, मसलन आप सिंध के इलाके में चले जाएं या बलूचिस्तान में या रिमोट एरिया जो सरहद के हैं, तो वहाँ वहाँ पे कुछ इस तरह के रस्म रिवाज हैं। मसलन बन्नी की रस्म है, कुरान पाक के साथ शादी का है, एक रस्म रिवाज है। और फिर जब औरत के साथ ये चीजें हो जाती हैं तो औरत को अदालत तक नहीं पहुंचने दिया जाता, बल्कि एक जिरगे का एक सिस्टम है। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक पैरेलल निज़ाम नहीं है कि अदालतों से मावरा होके एक चंद लोग बैठ के एक किसी का एक फैसला कर दें? और पिछले दिनों आपको पता ही है कि मतलब सिंध में जब वडेरे ने वो किया तो उन्होंने उस जिरगे ने बैठ के ये फैसला किया कि इस खातून के साथ ये ज्यादती हुई है, लिहाजा इसके बदले के तौर पे इसके जो जिस बंदे ने की है उसकी सिस्टर के साथ यही मामला किया जाए। तो इस तरह के वाकयात को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी मिर्जा अतीक साहब, मिर्जा साहब अपने जी जी फखर साहब मैं आपसे ओके। अच्छा सर, बिल्कुल ये जो बात की है बेसिकली इसका ताल्लुक लॉ से कम और कल्चर और सोसाइटी से ज्यादा है। अगर जो बात आपने रिपीट की है इसको, बिल्कुल ये आज भी मौजूद है बलूचिस्तान में, सिंध में, वहाँ के जिरका का निज़ाम। अब अगर इसमें देखें, राय साहब ने बात की है मेरे भाई ने कि असल में मसला रवैयों का है। हमारे जो सोसाइटी के रवैया है, देखें आज वक्त कहाँ पहुंच चुका है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि जिस मजहब ने सबसे ज्यादा औरतों के हकूक पे तवज्जो दी है, जिस मजहब ने सबसे ज्यादा कि हर रिश्ते में और काबिल तकरीम है, उसकी काबिल इज्जत है उसकी, वो उसी उसके नाम पे जो मुल्क बना है, उसके कुछ इलाकों से आज तक वहां पे लीगल जो सिस्टम था वो वहां पे फल फूल नहीं सका। और ये इस पे अगर आप ये कहें कि इसकी अब रीजंस क्या है, तो इसकी रीजंस पहली तो एजुकेशन है। नहीं, एजुकेशन ये अगर जो इम्प्रूव। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मसलन एक अदालत है वहाँ मौजूद है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सारे कोर्ट्स वहाँ मौजूद हैं, और एक इंतजामिया भी मौजूद है, और आप लोगों के इल्म में भी आता है, मीडिया इतना तेज है कि फलानी जगह पे ये जिरगा हो रहा है और वहाँ पे ये इस तरह की चीजें हो रही हैं। और क्या कोर्ट उस पर कोई इस तरह का एक्शन नहीं ले सकती जिस तरह से वो आपके यहाँ है, सो मोटो एक्शन होता है, या वो इन इन चीजों को रुकवाया नहीं जा सकता? ये तो एक पैरेलल निज़ाम बनाया जाता है जो जिसपे लोगों के साथ एक ज्यादती भी का मसला होता है। अच्छा, पहले मैं बात ये करता हूँ कि कोर्ट्स जाहिर है ऑब्वियसली वहां पे मौजूद हैं। अब सिस्टम ये है कि आपने बात की है कि वो रिमोट एरिया से, अब कोर्ट डायरेक्ट किसी भी चीज का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। सो मोटो का अख्तियार लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने ये अख्तियार सिर्फ कर दिया था कि सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन चीजों पे नोटिस ले सकता है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले सकता। तो कुछ मामलात में ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिए भी हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो जाहिर है मैं उस शोबे से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं ये कहूँ कि वहाँ का अदालती निज़ाम बज़ाहिर पंजाब और केपीके के अदालती निज़ाम से थोड़ा कमजोर है। कश्मीर का भी अदालती निज़ाम खासा मजबूत है उन इलाकों के निस्बत, लेकिन पंजाब, कश्मीर और केपीके का कुछ एरिया, यहाँ पे अदालती निज़ाम ज्यादा फला फुला है, ज्यादा मजबूत है। लेकिन क्योंकि वहां पे एजुकेशन नहीं है, तो वहां पे जो जगेदार होते हैं, जो वडेरे होते हैं, इलेक्शन भी वही लड़ते हैं और उनको बाहर सूरत लोगों ने वोट देना होता है। तो वहां से जाहिर है हमारी बात होती है, हमारे मेहमान वहां से आते हैं, तो वो बस एक वो किसी हुई जिंदगी गुजारते हैं। इसके लिए
बिल्कुल सही बात है। इसके लिए अदालतों को, देखिए अदालतों ने तो किसी भी कानून को इंटरप्रेट करना होता है। बुनियादी काम है लेजिस्लेटर का, बुनियादी काम है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट ने कानून बनाना है तो अदालतों ने उसको इंटरप्रेट करना। अब वहां पे सिलसिला ये होता है कि पुलिस बिल्कुल दस्ते रास्त बनी होती है वडेरों की, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये वडेरा आज है मिनिस्टर है, तो इसी ने ही आगे जाके आगे भी रहना। तो इस तरह वो बात जो सिलसिला चला आ रहा होता है, तो वहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां भी उस तरह हरकत नहीं करती है। वो तो ये तो आप देखें, वहां पे इवन डकैतियों डकैतियों पे पुलिस काबू नहीं पा सकती। वहां पे पुलिस का निजाम और अदालती निजाम इतना कमजोर हो चुका है कि वहां डकैतों पे पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी और रेंजर्स को जाके करनी थी बड़ी। और अगर रेंजर्स को करनी है कार्रवाई, तो फिर पुलिस के डिपार्टमेंट का क्या फायदा होगा? बेसिकली इंतजामिया तो पुलिस डिपार्टमेंट है, रेंजर तो फॉर द टाइमिंग लगाई जाती है। लेकिन क्योंकि वहां पे एक जागीरदाराना निजाम है, वहां पे जागीरदार दर जागीरदार आपने देखे होंगे, 7-7 मरतबा 8-8 मरतबा एमएनए लोग रह के मरे हैं, और फिर आगे भी उनकी नस्ल ही है। तो उस उनके जो वो क्या में पाकिस्तान से पहले का जो उनका एक सिस्टम था जागीरदाराना, आज तक वो इलाका उससे बाहर नहीं आ सका है। जी, मैं एक सवाल करके तो फिर मैं राबिया जंजुआ की तरफ आऊंगा और उनको मैं करूंगा। अतीक साहब, जो एक सवाल में जो हमारा जो तलाक और इससे मुतल्लिका जो चीजें हमारी डिस्कशन चल रही है, एक चीज जो हमारा कानून जो औरत को ये हक देता है, खुला का हक। आप तो मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो अतीक साहब, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो आवाज इंटरनेट जी। फखर अब्बास साहब, मैं अभी तक अतीक भाई उस तरह से सुन नहीं पा रहे हैं। इसी एक सवाल करके मैं फिर उनकी तरफ जाऊंगा। जो औरत को खुला का हक है जब तलाक के जी जी, मामला आवाज आते सुन रहा हूँ। हैं। जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज सुन रहा हूँ मैं आपकी। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो जी औरत जी को जी, जब सुन रहा जब हूँ, ये तलाक और इस तरह के सुन रहा हूँ मैं मामलात सर। हैं, हाँ हाँ, जो कानूनी जो खुला का हक है, ये एक मसला ही है। जी फखर साहब, ये जो खुला का हक है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे माशरे में जब ये औरत तंग हो जाती है और जो ख्वातीन हिम्मत करती हैं, तो वो जाके खुला के हवाले से जब वो करती हैं, तो बाज बाज मामलात में ये देखा है कि उलमाए कराम की तरफ से ये होता है कि जी अदालत ने अगर खुला का फैसला कर दिया, तो बाज उलमाए कराम बाज लोग फतवा लेके आ जाते हैं कि जी ये जायज़ नहीं है, ठीक नहीं हुआ है, इसमें तो जब तक श्योर तलाक नहीं देगा खुला नहीं हो सकती। तो ये इसमें क्या कन्फ्यूजन है और इसमें क्या आप समझते हैं कि क्या अदालत क्या प्रोटेक्शन देती है औरत को? अच्छा अच्छा सर, इसमें इजाजत दो बातें, क्योंकि मोस्टली दो फिके चलते हैं। फिका हनफी में जो, क्योंकि ज़ाहिर है मैं शरीयत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, शरीयत की जो बात है वो ज़ाहिर उलमा ही बता सकते हैं। मैं ला की बताता हूँ कि ला में क्या है। खुला जब होती है तो उसको अदालत की तरफ से जब खुला औरत जाके बयान दे देती है, तो बुनियादी तौर पे ये भी हक मजहब ने ही दिया हुआ है कि औरत तलाक ले सकती है। लेकिन क्योंकि पहले काजी सिस्टम था, अब वही सिस्टम जब फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1962 का आ गया, तो उसके तहत जो है वो औरत खुला लेती है फैमिली कोर्ट से जाके। अब वो फिर जो फैमिली कोर्ट है उसकी जो खुला की डिग्री होती है, उसकी विरासती ये है कि वो एक तलाक तस्वर होती है। उसके बाद ये मामला चला जाता है मिसालती कौंसिल में, आर्बिट्रेशन कौंसिल में। वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है और यूनियन कौंसिल भी हो सकती है। वहां पे वो दोनों फरीकैन को तलब करते हैं और 3 माह तक उसको कार्रवाई करते हैं, और 3 माह के बाद ये इफेक्टिव होती है तय हो। लेकिन जो डिग्री है उसकी खुला की, वो एक तलाक ही तस्वर होती है। अब एक उसमें और मामला है, जो शिया ला है उसके तहत ये लाजम है कि लड़का मुंह से प्रोनाउंस करे सीगे तलाक। तो वो इस पे थोड़ा सा मतलब होती है, ये नहीं खुला नहीं होती होती है, लेकिन वो उनके उलमा के ऐसे फतवे मौजूद हैं कि नहीं जी, प्रोनाउंस करना बहुत जरूरी है, वरना खुला नहीं होती है। लेकिन इवन देन भी जब कोर्ट खुला का ऑर्डर दे देती है,
और 3 माह तक यूनिकोसल में प्रोसीडिंग चलती है, वो तलाक अफेक्टेड हो जाती है। और जो मामलात हैं मजहबी हवाले से उलमाए कराम के फतवे के, जाहिर है मैं तो इतनी जसारत नहीं कर सकता, वो तो उलमाए कराम ही बता सकते हैं कि मजहबी हवाले से उनके जो जो जो, जो स्टांस पे वो खड़े होते हैं, उसके बारे में डिटेल तो जाहिर है वो उलमाए कराम बता सकते हैं। शुक्रिया जी। और तो राबिया जंजुआ जी, आप अपना आगाज राजा जी, साहब आपको मेरी आवाज अब सही आ रही है जाज भाई? जी जी ठीक। मैं आ जाऊंगी ये फखर भाई आपकी तरफ ही आऊंगी, क्योंकि आपसे मैं ज्यादा कोशिश, मैं पाकिस्तान जब आऊंगी तो इंशाल्लाह आपसे वो ज्यादा लेंथी होगा हमारा प्रोग्राम होगा, क्योंकि आप प्रोग्राम काम ही आपका यही है कि आप खवातीन पे, वरासत पे, तशद्दुद पे, ये सारी चीजें आपके प्रोग्राम जो है वो आपके अपने चैनल पे भी होते हैं। तो प्लीज मुझे ये जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो हमारी खवातीन में अब इस वक्त फैल रही है वो ये है कि जब वो वरासत का आता है, हिस्सा जब आता है वरासत का, तो उस खातून को जो है वो वरासत से साइड पे कर देते हैं और उसको कहते हैं कि आपका हिस्सा जो है बाही, या तो उसको तशद्दुद का निशाना बना के या उसको पे जुल्म ज्यादतियां जो जो आपको पता है जिस तरह हमारे माशरे में होती हैं, तो उसको उसका मुंह बंद करवा देते हैं। अब वो खातून जो है, मिसाल के तौर पे मैं हूं, मैं अपनी मिसाल दूंगी कि मैं जाती हूँ, मैं पाकिस्तान में इधर बैठी हूँ बैरून मुल्क में, वो पाकिस्तान जा रही है, वो पाकिस्तान जाके देखती है कि उसके जितनी वो जायदाद थी वो तो सारे वो हड़प कर गए हैं। अब वो क्या करे? अब उसके लिए जो है वो आपका कानून पाकिस्तान में क्या कहता है, वो खातून क्या करे बेचारी? अच्छा मैडम, थैंक यू, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, पहले मैं इसके पैनल कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ। इसके पैनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जी जी। मेन चीज ये है कि आप कहते हैं कि औरत को विरासत से महरूम कर दिया जाए, उसके पास क्या रेमेडी है, पैनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और क्या आज भी कोई औरत को विरासत से महरूम कर सकता है? मैं जरा इस पे 1 मिनट या 1.5 मिनट आपका लूँ। बिल्कुल। बुनियादी तौर पर पुराने दौर में यह था कि क्योंकि इंतकालात पटवारी के पास होते थे और इलाके के जो नोटेबल्स जो सिरपोश होते थे वो इंतकालात करवा लेते थे, और उनके पटवारी, जाहिर है उनकी जायदादें होती थी, नंबरदार होते थे या कोई भी बंदा, तो पटवारी उससे मिल लेता था। लेकिन जब से नादरा आया है तो ऐसे केसेस कम हो रहे हैं, अच्छा। क्योंकि अब नादरा FRC जारी करता है। FRC में तमाम वारसान के नाम आते हैं। वारसान के नाम आने के बाद फिर कोर्ट से एक वरासतनामा बनता है, वो भी इख्तियार नादरा को है, नादरा दे सकता है। अगर नादरा दे दे तो ठीक है, नहीं तो सिविल कोर्ट से एक वरासतनामा बनता है। वरासतनामा बनने के बाद फिर उस जो इंतकाल जिसका हो रहा होता है, उसकी बेटी बेटों सब के लिए, उनके लिए एक शजरा तैयार होता है। वो शजरा कानून गो भी तस्दीक करता है, वो शजरा तहसीलदार भी तस्दीक करता है, और वो शजरा बनाता पटवारी है। इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद इंतकाल विरासत होता है। तो अब मैं अगर ये कहूं कि आज चांसेस कम है कि किसी औरत को उससे विरासत से महरूम किया जाए, तो ये गलत नहीं होगा। आज कल की निस्बत आज चांसेस खासे कम। अब अगली बात यह है कि अगर किसी को महरूम किया जाए तो वो क्या कर सकती है। उसके पास पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 498A है। 498 ये कहती है कि अगर किसी औरत को उसकी विरासत से महरूम किया जाए तो जो जो लोग उसको विरासत से महरूम करेंगे उनकी सजा जो है वो 10 साल है, उन पे FIR अच्छा, होगी, 10 साल है। यानी इसके अलावा यानी जो जो कर रहा है, जो उसको विरासत से दूर कर रहा है, उस घर वालों को इतनी सजा है? हाँ, जो विरासत से महरूम कर रहा, जिसने कर दिया है, क्योंकि इसके लिए ज़ाहिर जी जी। FIR होने के लिए ज़ाहिर प्रूफ चाहिए होता है। अब दूसरी सही। बात यह है कि आज इस गवर्नमेंट ने एक नया जो है वो कानून लाया था, एक ऑर्डिनेंस लाया था, जिसमें अगर किसी औरत को विरासत से महरूम किया गया हो तो वो सिंपल एप्लीकेशन फेडरल मुहतसिब या सूबाई मुहतसिब के नाम लिखेगी, अपने सारे डिटेल लिखे, और फिर सूबाई या जो फेडरल मुहतसिब होगा वो उस पर कार्रवाई करेगा। और कोई अगर ऐसा इंतकाल जिसमें औरत को विरासत से महरूम करके बनाया गया हो, वो खारिज करने का अख्तियार रखता है, वो हुक्म देगा किसको खारिज करना। अब इसके अलावा तीसरी रेमेडी जो है वो सिविल कोर्ट है, कि अगर किसी औरत को विरासत से महरूम किया गया हो तो वो सूट फॉर डिक्लेरेशन करके अपना केस साबित करके अपनी विरासत में से हिस्सा ले सकती है। इसके अलावा एक छोटी सी बात लास्ट कहता चलूं कि कुछ औरतें होती है जिनका विरासत में शेयर होता है, उनके नाम भी होता है, लेकिन उनको कोई दे नहीं रहा होता, तो उनके लिए जो रेमेडी अवेलेबल है वो
उसी बेस पे सूट फॉर पार्टीशन कर दें, तकसीम करवा दें, तो उनको उनकी जमीन पास नहीं मिल सकती है अगर कोई ऐसे नहीं अगर दिया। आपका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जितनी प्रोसेस जो आपने बताई है, अगर खुदा न खास्ता किसी औरत को जो है वो उससे बहन भाई उसके जो जितने हैं वो विरासत से उसको अलग कर देते हैं, तो जो उसका हिस्सा बचता है वो अगर पटवारी के पास भी चली जाए तो औरत चली जाए तो तब भी वो यानी वो निकाल सकती है अपना जितना वो है, वो उसके नाम पे जो होती है जमीन वो वहां से निकल सकती है। अच्छा, आजकल क्योंकि मैडम ज्यादातर रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है, तो कंप्यूटराइज ठीक। रिकॉर्ड में कोई पहले ये होता था कि कोई नोटेबल जाएगा, कोई इसके पोस्ट जाएगा ही तो पटवारी रिकॉर्ड देगा, लेकिन आज ठीक। क्योंकि कंप्यूटराइज ज्यादा रिकॉर्ड हो चुका है, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं होती। आप जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, अपना नाम बताएंगे, आईडी कार्ड देंगे, वो देखेंगे आपका नाम है, तो वो आपको 200 रुपया या 300 रुपया आप जमा कराएंगे, दूसरे दिन जाके आपको कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मिल सकता है। ये कोई इतनी इशू वाली बात आज नहीं है। यानी वो आपका ऑटोमेटिक आपकी हो जाती है, मसला नहीं है वो। नहीं नहीं, वो तो निकलवाना अपने रिकॉर्ड पर निकलवाना पड़ता है ना, लेकिन इंतकाल विरासत जो है ना, किसी का बाप मरता है तो बेटी को ज्यादा विरासत से महरूम किया जाता है ना, जी तो जी। वो अगर कुछ करेगा तो उसके लिए इंतकाल विरासत का आज का प्रोसेस खासा मुश्किल है। आज औरतों को महरूम करना आसान नहीं रहा है। अच्छा, एक ये जो आपने अभी बात की है तो ये बड़ी बारीकी की बातें हैं ना। अगर हम घरेलू उस पे जाएं, खवातीन बहुत सी ऐसी भी हैं जो शादीशुदा नहीं है, बहुत ज्यादा। ज़ाहिर बात है, मैं फिरती हूँ, मैं हर जगह पे जाती हूँ, मेरा खवातीन से ज्यादा मेरा वास्ता ज्यादा पड़ता है। तो वो खवातीन जो शादीशुदा नहीं है वो घर में बैठी हुई हैं। अब उनको जो है वो उनके भाई माँ बाप तो उनकी डेथ हो गई है, अब उनके भाई या तो उनको बांध के रखते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनको विरासत से महरूम कर देते हैं। अब उन खवातीन के लिए जो सहमी हुई बैठी हुई है, जो कुछ करना चाह रही हैं, यानी वो डरती नहीं है, कुछ करना चाह रही हैं, तो आप उनको क्या कहते हैं कि आप किस तरीके से आप जाएं और आप अपना ये जितना विरासत का हिस्सा भी है और साथ जो आप पे तशद्दुद हो रहा है डबल, यानी प्लस दूसरा भी, एक तो वो भी है और दूसरा आपके घर वाले तशद्दुद भी कर रहे हैं, तो अब उस तशद्दुद की जो है वो कानूनी शिक क्या है, वो क्या सजा हो सकती है जो तशद्दुद करने वाली है? तशद्दुद पे बेसिकली देखें दो चीजें हैं। पीनल कोड की अगर सेक्शन देखें तो ये 354 है। 354 डील करती है अगर किसी औरत को आउटराइट द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसकी FIR हो सकती है। इसके अलावा वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है कोर्ट में, इसके लिए ये भी रेमेडी उसके पास अवेलेबल है। इसके अलावा मैं एक बात बताना चलूं कि अगर किसी के पास ऐसी सिचुएशन है कि वो ऐसी जगह पे है कि उसके लिए कोई कोई रेस्क्यू करने वाला उसको नहीं है, तो आजकल ये बड़ा एक अच्छा सिस्टम, ये 2-3 गवर्नमेंट से पहले एक गवर्नमेंट आई थी उसने दे गई थी, रेस्क्यू 15। आप 15 को कॉल चलाएं अगर किसी की ऐसी जगह पे किसी की प्रॉब्लम है कि जहां पे नहीं है, वो अपनी लोकेशन बताए, तो पुलिस उसको फॉलो अप भी करती है, 15 उसको फॉलो अप भी करती है, और आपके बगैर एक पेनी लगे हुए पुलिस वहां पे पहुंच जाएगी आपकी प्रोटेक्शन के लिए। जब भी अगर किसी औरत के साथ या किसी मर्द के साथ भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है, तो बगैर किसी आपके पैसे लगे 15 पे आप कॉल कर दें और पुलिस आपकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पे पहुंच जाए। यानी ये एक अच्छा बेनिफिट जो आपने चीज बताई है ना, ये लोगों को नहीं पता थी। और जाहिर बात है, अब एक औरत, एक शरीफ एक औरत में बात कर रही हूँ, शरीफ औरतों के बारे में ज्यादा प्रोग्राम मेरा होता है कि वो खानदान जो शरीफ है, फैमिली है, वो बाहर निकलती है, वो बेशक किसी तरह से भी वो अपना वर्क करना चाह रही हूँ, बाहर निकलेंगी तो वो उनको हरासा किया जाता है, जिस तरह आपने अभी बताया 15 पे थे। यानी यही मेरा सवाल दोबारा था कि उनको भी यानी तशद्दुद भी, हरासा भी, या ये सारी जितनी चीजें आती है रेप के अलावा, रेप का तो ज़ाहिर बात है वो कानून तो अलग होगा ना, जो उसका वो DNA टेस्ट वगैरह साबित हो गया तो उसके लिए कानून तो अलग होगा, कि उसके लिए भी आप कॉल करके आप बता सकते हैं कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे फलां जगह पे ले गया था बंदा, ये वो, यानी उसके लिए भी कोई इस तरह का है? देखिए 15 एक ऐसी सर्विस है जो किसी भी इमरजेंसी में आप ले सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते। 15 सर्विस है, इमरजेंसी के लिए है, आप ले सकते हैं उसमें। और जहां तक बात रेप की है, वो तो जाहिर है वो तो अलग, वो 376 में फॉल करता है, पिनल कोड की सेक्शन है। लेकिन नॉर्मली आप 15 को इमरजेंसी की सूरत में किसी भी वक्त ले सकते हैं। ये सहूलत मर्द औरत के यकसाम मुयसर है। अगर किसी के लिए भी कोई मुसीबत आ खड़ी हुई है, किसी को तशद्दुद हो रहा है, तो वो ले सकते हैं।
बाकी अच्छा, जहां तक कानूनी तौर पे एक बात है, अभी आपने जो बात बताई है, चले ये तो ज्यादा मुंजमद हो गया। कानूनी तौर पे एक और बात है कि अगर खातून जो है वो शादीशुदा है, निकाह उसका हो गया, वो यूरोप में है और पाकिस्तान में वो निकाह उसका पाकिस्तान में टेलीफोन के जरिए हुआ है, अब उसका जो है वो खामंद ने उसको जो है वो फारिग कर दिया है, औरत को पता नहीं है, औरत को नहीं पता है, औरत पाकिस्तान जाती है, जाके कहती है मुझे तो पता नहीं है, उसके पिछले जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उस औरत के साथ रहे, तो गेम बना के वो कर देते हैं। तो उसके लिए क्या कानून है कि वो औरत जिसको पता ही नहीं है कि मेरी तलाक भी होगी है, मेरे पिछलू ने तलाक भी करवा दिया, मुझे पता ही नहीं है, अब ये भी केस आया है, तो मुझे इसका जवाब चाहिए, कानूनी हल इसका क्या है? अच्छा, ये अतीक साहब, राजा अतीक साहब भी, आप भी इसमें थोड़ा सा इनपुट डालें। जी जी ये बिल्कुल, इनको इनसे भी पूछूंगी, उनकी आवाज जरा ठीक ये नहीं थी आ रही ये थी, पूछती हूँ। राजा राय साहब से पूछिए। राय साहब से इसका जवाब राय साहब से पूछे, बाद में मैं दे दूं। जी राजा, बात आप राजा अतीक साहब आप बताएं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप इसका जवाब बताएंगे प्लीज। अतीक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? एजाज भाई, मेरी आवाज अतीक साहब तक पहुंच, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है ना आपको? आपकी आवाज इको आ रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही है। अतीक साहब की आवाज जो है वो नहीं आ रही है। आप यही सवाल अतीक साहब की तरफ रखें, मैं दोबारा ऑन करती हूँ, आप रखें जरा जी, एजाज भाई। राजा अतीक साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, हमारा जो एक पोर्शन था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे तलाक मुतलका और उस हवाले से, और ये फिर आगे घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस पे चलेगी। उसी सिलसिले में एक मैं आपसे बात करता हूँ कि जो जो ज़्यादातर हमें ख्वातीन को मसाइल पेश आते हैं कि अगर तलाक हो जाती है और उसके बच्चे हैं तो उसकी कस्टडी का एक मसला आता है। जी जी, आवाज और तो भी जो अभी अभी आप मेरा क्वेश्चन करें। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ आ रही है? अतीक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये हमारे फखर साहब देखें, ये नेट का मसला आजाद कश्मीर में हल करवाएंगे। आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो दुनिया चांद पे पहुंच गई है, लेकिन हमारा जो है ना वहाँ 4G 2G नहीं चल रहा। जी, हम एक मरहलावार अगर चलते तो एक उसमें आगे चलेंगे हम। ये जो ज़रा तलाक और मुतलका और ख्वातीन का ये जो सिलसिला है, इसमें भी बेशुमार मसाइल हैं। हम सारा दिन अगर इसको डिस्कस करते रहे तो ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन चंद चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं उसको हम मिस नहीं कर पाते। यहाँ जो बच्चों की कस्टडी का मसला है, इसमें जो ख्वातीन को एक तो प्रेशराइज किया जाता है खामन की तरफ से, और कि हम नहीं दे सकते, तो इसमें कानूनी क्या है कि कितने साल की उम्र के बच्चे होंगे तो उसकी कस्टडी जो है वो वालदा को दी जा सकती है, या इसका ताल्लुक जो है वो बंदे की माशी सूरत हाल से है कि क्या वो उनकी कफालत कर सकती है नहीं कर सकती, क्या है इसमें कानूनी क्या सूरत हाल है? शुक्रिया राय साहब। अच्छा, इस तरह से है कि बुनियादी जो इस पे कानून है ना, वो वेलफेयर ऑफ द माइनर का है। लेकिन जी अगर हम इसको मोटा सा हिसाब लगा के देखें तो 7 साल तक के बच्चे की जो कफालत है वो माँ के पास रहेगी, और बेटी की कफालत जो है वो अप टिल मैरिज माँ के पास रहेगी। लेकिन कुछ सिचुएशन में जो इसको कानून जो इंटरप्रेट करता है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि बच्चों की बेहतरी किस तरफ है। अदालत में जो जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की है, उन्होंने कहा है कि अदालत ने पेरेंट्स बन के देखना होता है कि मेरे बच्चे किस जगह पे बेहतर रहेंगे। अगर वो बच्चे सिर्फ माशी मसाइल इसका या माशी स्टेबल होना ही इसकी वजह नहीं है, अगर वो बच्चे बेहतर कंडीशन में माँ के पास रह सकते हैं, उनके लिए वेलफेयर माँ के साथ है, तो अदालत बच्चे माँ के हवाले कर देती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अगर उनकी वेलफेयर बाप के साथ है तो अदालत बिल्कुल ये चीजें नहीं देखती, और अदालत बच्चे बाप के हवाले भी कर देती है। इसमें जो प्राइम लॉ है वो सिर्फ वेलफेयर ऑफ द माइनर है। कोर्ट ने देखना होता है एज ए पेरेंट्स कि बच्चों की वेलफेयर, बच्चों की बेहतरी किस जगह पे है, तो कोर्ट ने इसको देख के फैसला करना होता है। लेकिन अगर इसको नट शेल में देखें एक मोटे हिसाब से, तो 7 साल का बच्चा तक का बच्चा माँ के पास रहता है, और बेटी अप टिल मैरिज माँ के पास रहती है। अच्छा, इसी चैप्टर को क्लोज करते हुए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि उमूमन जो जो जिन ख्वातीन की तलाक हो जाती है
और जो जहेज का जो होता है उस पे लोग जो है ना कब्जा कर लेते हैं, वो ससुराल वाले वापस नहीं करते। तो इसका क्या कानून है, कानूनी तौर पे क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है वो ख़वातीन को कि इस मामले में वो क्या अदालत से क्या वो अपने हक में फेवर ले सकती हैं? अच्छा, सर अदालती लिहाज से अगर जेएस के केस को देखें तो ये बड़ा ओपन एंड शट केस होता है। पहले ये था कि औरत को बहुत ज्यादा कोजेंट एविडेंस से साबित करना पड़ता था कि मेरा जहेज इतना है। लेकिन अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जजमेंट पास कर दी है कि औरत जो लिस्ट बना के देगी कि ये लिस्ट मेरा जहेज है, तो उस लिस्ट को माना जाएगा। क्योंकि अगर एक औरत की फर्ज की शादी 10 साल कायम रहती है, तो 10 साल की उसके पास कोई रसीदात तो नहीं होगी कि उसने जहेज कहाँ से लिया है। तो सिर्फ जो देगी वो अपनी जो लिस्ट बना के देगी, ये मेरा जहेज पड़ा हुआ है, तो वो जहेज डिग्री हो जाता है और वो औरत को मिल जाता है। अगर कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन ना हो, तो बड़ी आसानी से औरतों को उनका जहेज जो है फैमिली कोर्ट से मिल जाता है। कोई इसमें इतनी बड़ी इशू वाली बात नहीं है। जी, इसको मैं समाप्त करते हुए आखिरी एक हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि जो तलाक का प्रोसेस है वो क्या है? क्या एक बंदा जो है अदालत उसको किस तरह से इंटरप्रेट करती है कि एक बंदा अगर एक ही वक्त में मुसलसल वो कर देता है तो उसको अदालत तलाक मानती है, या उसका कोई अब प्रोसेस पाकिस्तान में हो गया है कि पहले वो लिख के देगा और कोई इस तरह से, क्या इसका प्रोसेस क्या है? अच्छा, इस तरह से है कि जाहिर है तलाक के दो प्रोसेस राइज हैं आजकल पाकिस्तान में। एक तो ये है कि एक बंदा एक तलाक देगा, मंथ का नोटिस देगा, फिर दूसरी देगा, फिर तीसरी देगा। क्योंकि हनफी लॉ में तलाक सलासा मौजूद है, तो कोई बंदा तलाक सलासा भी दे सकता है इकट्ठी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि तलाक सलासा के बाद भी, 3 तलाक देने के बाद भी वो तलाक यूनियन कौंसिल में जाएगी और 3 माह तक उस पर प्रोसीडिंग होगी। मतलब जो इफेक्टिवनेस ऑफ डाइवोर्स है वो आफ्टर 3 मंथ ही होगी। चाहे वो एक एक करके दे, 3 मंथ पूरे करे, या तलाक सलासा दे, 3 मंथ पूरे करे। यूनियन कौंसिल या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहां भी उसका निकाह का इंदराज होगा, वहां पे फिर भी 3 मंथ उसको इफेक्टिवनेस पे लगेंगे। लेकिन ये दोनों तरीके राइज हैं। वो एक 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 मंथ का नोटिस करके 3 तलाक भी दे सकता है, और हनफी लॉ में जाहिर है तलाक सलासा भी वैलिड तलाक है। जी, नाजरीन है, हम जो मैंने जो कवर किया है वो ख्वातीन के जो तलाक के मसाइल हैं, बच्चों की कस्टडी का मसला है, या खुला का जो हक है, जहेज का मसला है, इसको मैंने तकरीबन बहुत शार्ट शार्ट हमने वो चीज़ें देखी हैं। तो विरासत के हवाले से जो राबिया जंजुआ वो कर रही हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने सिलसिला कलाम को जो है ना मजीद आगे बढ़ाएं। जी इजाज साहब, मेरी आवाज आप ठीक है? जी जी, ठीक ठीक, आवाज़ ठीक है। आप फरूक भाई, आप मुझे ये सबसे पहले बताइएगा कि आपकी जो मैं इसी वजह से आप पे ज्यादा वो इतलाक है मेरा, ज्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे बात करूं। वो वजह यही है कि मैं हमारा मसला ये है ना कि यहाँ हमारे खवातीन जो है हमारे मुल्क में, हमारे देश में, जो आपको पता है कि वो जिस तरह सिलसिला चल रहा होता है, तो उसी लिहाज से वो सवाल भी पूछने पड़ते हैं क्योंकि खवातीन का बड़ा पेचीदा मसला होता है। तो मैंने वो जो सवाल आपसे पूछा था, क्या उसकी वो तलाक हो गई है, अगर उसको पता नहीं है तो उसके खामन ने उसको दे दी, और घर वालों ने जायदाद के लिए कि ये बेचारी उधर है तो इसको कुछ पता नहीं है तो चले इसको इधर से ये कर देते हैं, तो वो आपस में बंदर बांध करके, तो क्या उसकी वो कानूनी तौर पे तलाक हो गई है? अच्छा जो अच्छा, आपको इसको सवाल आपसे पूछा। कानूनी तौर जी पर तलाक से पहले मैं जरा ये बताता चलूं कि जो टेलीफोनिक मैरिज होती है ना, ये चैलेंजेबल है। क्योंकि हम जो शादी का लॉ है, निकाह का लॉ है, वो ये है कि एक मीटिंग में निकाह होगा। ठीक है, तो टेलीफोनिकली ठीक है, ये जदीद डिवाइस है, लेकिन इस पे भी उलमा के एतराजात मौजूद है कि ये निकाह वैलिड नहीं होता। ठीक है, लेकिन कानूनी अगर तौर पे देखिए इसकी क्या हैसियत? कानूनी जाहिर है उस एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर ये वैलिड होता है कानूनी तौर पर। लेकिन नहीं, एक वो तो प्रोसेस उधर बैठे हुए होते हैं, जिस तरह मेरी एक दोस्त की हुई है तो वो उधर बैठे हैं, पूरी मीटिंग बैठी है, वो सारे बैठे हैं, निकाह हो रहा है। जिस तरह हम मैं आपके सामने वीडियो पे हूँ, इस तरह आए हैं, वो आया है गवाह, जिस तरह निकाह होता है तो कबूल है, हर चीज A to Z लिखी लिख पर सब कुछ होता है। अब मेरा सवाल ये है कि उस बेचारी को तो पता ही नहीं है, तो उसकी तो उधर से उन्होंने करवा दी, अब उसका क्या कसूर है? वो कहती है कि मैंने तो दी ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है क्यों दी है मुझे तलाक उसने, तो वो कहता है तेरे बाप ने मांगी थी कि मेरी बेटी कह रही है। अब इसका कानूनी तरीका क्या है?
अच्छा ये बताएं कि अगर वो जो जिस आप शादी की बात कर रही है ऐसे निकाह हुआ है तो उसमें साइन और अंगूठे जो दुल्हन की उसके कैसे हुए? वो अंगूठे और साइन इधर से अभी उसके नहीं हुए हैं, वो उधर अभी कह रही है मैं जू ही फर्स्ट टाइम वो गई है, इधर से सारी बात तो नहीं कर सकती थी, वो गई है उधर जाके, तो उन्होंने कहा है उनकी आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा है कानूनी तौर पे, अब जहरी बात है मुझे इस बात, वो बीमार हो गई थी मेरी तरह बेचारी, तो वो कहती है मुझे पता ही नहीं है किसी बात का, वो उधर गई है तो उन्होंने कहा है कि हमने इस वजह से उसने तलाक ले ली है, उसने बाप ने और भाई ने कहा है कि उसकी थोड़ी बहुत जायदाद थी तो वो उसके हिस्से में ना चली जाए, उनकी आपस में रंजिश हो गई है, उन्होंने उससे तलाक, उससे कहा है कि मेरी बेटी कह रही है तलाक दे दो, अब वो कह रही है मुझे पता ही नहीं है, तो ऐसे तलाक कैसे हो सकती है? अच्छा इस तरह से है कि देखें अब उसको पता इसलिए नहीं है कि तलाक में जब वो निकाहनामे में जो एड्रेस लिखे होते हैं ना, तलाक का नोटिस उस एड्रेस पे जाता है। ठीक है, जी जी। यूनियन तो फिर कार्रवाई करती है। जाहिर है अगर ये एक अजीब बात है वैसे आप जो कह रही हैं कि अगर उसके एड्रेस पे किसी जो जो उसका पाकिस्तान का एड्रेस हुआ होगा उस पे यूनियन कौंसिल या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या टाउन का नोटिस गया होगा, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ना है, गया। बिल्कुल वो भी है। जी जी। जब जी नोटिस गया होगा तो हमें विजिलेंट रहना चाहिए अपने मामलात में। हमें उस चीजों को अप्रोच करना चाहिए कि बजाय कि मैं अब ये कह दूं कि क्योंकि मैं बाहर बैठा हूं या मैं लाहौर बैठा हूं तो कराची में केस है तो मैं क्यों जाऊं। जब नोटिस गया है तो उसको अपीयर होना चाहिए था। अब अगली बात यह है कि उसके पास क्या रह जाता है। तो क्योंकि तलाक अगर यूनियन कौंसिल इफेक्टिव कर देती है और लड़का ये एडमिट कर लेता है कि मैंने डाइवोर्स दी है, तो फिर इसकी रेवोकेशन का कोई तरीका नहीं है। ये इफेक्टिव डाइवोर्स है। उसके पास अवेलेबिलिटी क्या है? वो अपना हक महर अगर उसके पास नहीं है, अगर उसकी निकाहनामे में कोई और जायदाद या कोई और चीज लिखी हुई है तो वो सिर्फ फैमिली कोर्ट से क्लेम कर सकती है और वो अपनी वो चीजें ले सकती है। लेकिन तलाक वंस इफेक्टिव हो जाए तो वो रिवोक नहीं हो सकती, वो फाइनल होती जबरदस्त। अच्छा एक और अब इसी से हिस्से से रिलेटेड एक सवाल है कि अगर एक खातून है वो बेचारी अकेली है, उसका जो है वो किसी से कितने, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस आए हैं, एक मेरे साथ तो भी हुए लेकिन लोगों के साथ जो हुए वो बता रही हूँ मैं, खवातीन के साथ, वो अगर बच्चे लेती हैं तो वो अगर बच्चा वापिस कर देती हैं तो उसका कानूनी राइट क्या है फिर वापिस लेने का या करने का, वो थोड़ा सा बता दें, बहुत ज्यादा लोगों के ये सवाल थे मेरे उस पे आए हैं व्हाट्सएप पे। है। अच्छा इस तरह से है कि अगर बच्चे औरत के पास हो और वो बच्चा दे दे, अगर वो लिख के भी दे तो इसका कोई कानून नहीं है। औरत बच्चे के अजानत के मामले में किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मां की गोद को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी कहा है कि ये, उसने कहा कि गॉड क्रेडल है, ये गॉड क्रेडल कहा है मां की गोद को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में। तो मां किसी किस्म का भी एग्रीमेंट करके भी अगर स्टाम्प पे भी लिख के दे तो फिर भी कोई मसला नहीं है, वो केस करके अपना बेटा बच्चा वापस ले सकती है। इस किस्म के ये राइट ही लेकिन नहीं है जिसको मां दिया को। जाता है उसकी जायदाद तो नहीं जाती है ना, जो औरत बेचारी जो लेती है, अब उसकी जायदाद उन बच्चों की तरफ तो नहीं जाएगी कानूनी तौर पे? औरत की जायदाद, जो जिसने लिया है, जिसने अडॉप्ट किया हुआ था, अब वो अगर वो ले लिया है माँ बाप ने, तो अब उसने तो लिख के दिया था, तो ये तो नहीं है कि मरने के बाद अब वो कहें कि हम जायदाद के वारिस हैं, इस तरह कानूनी इसका क्या तरीकाकार है? अच्छा इसमें दो तरीके हैं। एक तो यह है कि अगर अडॉप्टेड सन, अगर तो किसी के नाम पे इंदराज है, यानी जिसने लिया है उसने अपने नाम से उसको इंदराज कराया है, तो फिर वो विरासत में हकदार है। लेकिन अगर अडॉप्टेड सन सिर्फ अडॉप्ट हुआ हुआ है तो वो अपने पिछले बाप का ही हकदार है विरासत का, जिसने अडॉप्ट किया हुआ है उसकी विरासत का हकदार नहीं है। यानी वो केस असली माँ बाप उस अडॉप्ट पे केस नहीं कर सकते कि मेरे ये दिया हुआ था तो मरने के बाद हमारे बच्चों का है नहीं ये नहीं कर ये नहीं सकते, कर सकते। क्योंकि अडॉप्टेड को के बारे में कुरान पाक ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि वो जिनको तुम बच्चे कह देते हो वो तुम्हारे बच्चे नहीं है। यानी इस पे इससे कुरान उन्हें पाक डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपने चीज बताई है ये वो बिल्कुल मुतमिन हो जाए। बिल्कुल अडॉप्टेड सन अगर उसका नाम अपने माँ बाप के लिखा हुआ है और सिर्फ परवरिश किसी जगह पे पा रहा है तो विरासत में हकदार नहीं होता। और अगर औरत को दो तलाक दे के तो वो एकदम रुक जाता है, मर्द रुक जाता है, तो वो कहता है कि मैं गुस्से में आके दे दिया है दो तलाकें, तो तीसरी में मुंह से नहीं निकाली है, तो क्या कानूनी तौर पे उसकी तलाक हो गई है? देखें अगर एक तो बात यह है कि जाहिर है तलाक प्यार से तो दी नहीं जाती, प्यार तलाक तो गुस्से में ही दी जाती है।
तो इसमें अगर तलाक 2 हो गई है और अगर 1 मंथ तक रजू नहीं हुआ तो वो इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन अगर 2 तलाक देने के बाद भी रजू हो गया है तो फिर वो तलाक नहीं होगी। रजू के बाद वो मियाँ बीवी की हैसियत से रह सकते हैं। मैं कानून की बात कर रहा हूँ। अगर इस किसी भी जगह पे कानून की मैं बतानी है ना आपने, तो सिर्फ मैं कानून फिर का ही बताना है हमें। जी जी। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे मामलात शरीयत से वाबस्ता है साथ। अगर इसमें किसी किस्म की भी कोई शरई कोई बात आती है, ज़ाहिर मैं शरई बात नहीं कर रहा, मैं जो आज का कानून है उसके मुताबिक कर रहा हूँ। शरई कोई भी बात उलमा बेहतर बता सकते हैं, ये उनका तो काम है वो। औरत अगर प्रेग्नेंट है तो वो तलाक दे रहा है, तो उसकी तलाक कानूनी तौर पे हो गई है या नहीं? वैसे कानूनी तौर पे तो इसमें कोई इतना बड़ा बार नहीं है, लेकिन जाहिर है इस ऐसी सिचुएशन में हो जाती है तलाक। लोग कह देते हैं, लेकिन शरई तौर पे ऐसी तलाक नहीं नहीं होती। होती, शरई तौर पे नहीं होती। मैंने उलमा से सुना है कि शरई तौर पे नहीं होती। अगर इजाज भाई आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछें, तो फिर इसको तो आप अनवाइंड भाई आप फिर करेंगे। आपके पास देखिए, कोई सवाल है तो मैं आप ये पूछ सकते हैं। समझता हूँ कि आप एक एक यानी जो जब हम कानूनी औरत के हवाले से मसाइल का जिक्र करते हैं तो इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो आपका जो है मसलन तलाक और खुला और ये मसाइल हैं। एक आपका विरासत का वाला है। एक जो पाकिस्तान में हमारे पास जो कॉमन देखने में आता है वो हरासमेंट एक चैप्टर बनता है, उसके ऊपर बेशुमार सवालात हैं। तो मैं विरासत को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इसमें भी बेशुमार सवालात हैं। अच्छा, फखर साहब, जो विरासत के हवाले से है, एक तो दीनी विरासत है। दीनी हवाले से एक विरासत की तकसीम है और बाप की तरफ से और शोहर की तरफ से बीवी को एक हिस्से का तयन किया जाता है। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या कानून मौजूद है? आप उसी शरी जो तकसीम है वरासत की उसी को देखते हैं, या अदालती जो हमारा पैनल कोर्ट है या जो जिस तरह से भी वहाँ के कवानीन है वरासत के हवाले से, तो क्या पाकिस्तानी माशरे में क्या क्या, क्या चीज़ किस पे बेस को बनाकर आप वरासत के मसाइल को हल करते हैं और देते हैं, तकसीम करते हैं? अच्छा, जहाँ सब बुनियादी तौर पे जो विरासती मसाइल है उसके लिए ज़ाहिर है एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो मौजूद है। उसको हम मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ही कहते हैं। लेकिन कुछ मामलात मेरे ख्याल में 90 to 95% मामलात तो वही हैं, ऐसे ही चलते हैं जो शरीयत के मुताबिक है। क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो हमने एक्सट्रैक्ट किया है कुरान और हदीस से, तो ज़ाहिर है उसी के मुताबिक चलते हैं। लेकिन एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ के पे उलमा की जो राय है वो जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आज इस मुल्क में राइज है उससे डिफरेंट है। तो वो मसाइल आज तक इख्तलाफ है उस पे उलमा के फतवे मौजूद हैं। लेकिन जनरल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 90 to 95% कुरान और शरीयत के मुताबिक जो है वही चलते हैं। अच्छा, इसमें एक जो जज्बाती जो चीज़ होती है उस हवाले से भी मैं पूछना चाहूँगा। वरासत की तकसीम के दौरान जब यानी वालदैन की तरफ से ये दबाव ही होता है हमारे माशरे में तो उसी तरह से, लेकिन वो बहनों को जज्बाती करके ये कहा जाता है कि हमने जेज दे दिया और ये भाई से क्या ज़मीन लेगी। वो हक मांगने की कोशिश करती है तो कत्ल तक भी वारदातें हो जाती हैं। तो इसमें जो ये चीज है कि बहन ने कह दिया जी कि ठीक है मैंने हक माफ कर दिया, तो क्या जो उसका जो विरासती हक है वो माफ हो जाता है, वो खत्म हो जाता है? कानून के नुक्ता नजर में क्या है? अच्छा, इस तरह से अगर किसी ने ऐसे यानी कि पहली तो बात यह है कि एक पर्दा नशीन लेडी का कानून मौजूद है। पर्दा नशीन लेडी उसे कहते हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, जिसका माशरे के साथ सोसाइटी के साथ अट्रैक्शन कम हो। अगर किसी ऐसी औरत की जायदाद उससे अंगूठे लगवा लिए गए हैं तो वो किसी वक्त भी उसको चैलेंज करके ले सकती है। वो उसको चैलेंज सही। कर सकती है कि मुझे मेरी विरासत से महरूम किया गया। लेकिन अगर किसी ने पैसे लेकर या किसी कोई उसके कोई इवज लेकर वो जमीन भाइयों को दे दी है, तो वो जाहिर है अगर वो केस करेगी तो वो चीज सामने आ जाएगी। तो इसमें नहीं, लेकिन फिर भी बहरहाल ये कानून मौजूद है कि औरत अपनी लाइफ टाइम में अपनी जिंदगी में चैलेंज कर सकती है। अगर उसको विरासत नहीं मिली तो वो कर सकती है। लेकिन अभी एक अच्छा, क्या? लेटेस्ट जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा था कि अगर औरत लिख के दे दी हो, एक केस था पेशावर का, उन्होंने कहा कि उसने लिख के दे दी थी तो उसके बच्चों ने चैलेंज किया, उसने खुद इसका मतलब है उसने उसको खुद उसने दी थी, इसलिए उसने खुद चैलेंज नहीं किया, उसके बच्चों ने किया। तो उस सिचुएशन में उन्होंने वो केस खारिज कर दिया था। लेकिन औरत खुद अपनी प्रॉपर्टी किसी भी वक्त क्लेम कर सकती है, और अगर उसने लिख के ना दी हो उसके बच्चे भी क्लेम करके ले सकते
जी ठीक है। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो विरासत के हवाले से ये जो हमारा कानून है, मसलन जो हमारा अदालती सिस्टम है, उसके लिए तो एक कहा जाता है कि आपके पास सब्र अयूब हो, उम्र नो और खजाना कानून हो, तो तभी आप केस जो है ना इस अदालतों से जो है ना फैसला अपने हाथ में ले सकते हैं। औरतों को, मर्दों को भी ये मसाइल पेश है, माली माली तौर पे वो इस काबिल नहीं होते कि वकला की फीस अदा करें, और वो दादा लड़ता है तो कहीं पोते के बुढ़ापे में जाके वो फैसला होता है। तो कानूनी तौर पे औरत को लड़ने के लिए कोई इस तरह की माली इमदाद या कोई उसके लिए डिस्काउंट अदालती सतह पे कोई इस तरह की फैसिलिटेट करती है अदालत उसको? जी बिल्कुल। इस गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप ऐसे लिए हैं जिससे ये जो सिविल लिटिगेशन है उसकी स्पीड में इजाफा हुआ है। ये तकरीबन साल 1.5 साल पहले एक अमेंडमेंट आई है रूल्स में, जिसके तहत अब सिविल लिटिगेशन के फैसले जल्दी हो जाते हैं। वो जो 30 साल वाला था, वो पुराना केस अगर पड़ा हो तो अब इतने लंबे केसेस नहीं चल सकते। मर्दों को, औरतों को जाहिर है जो मसाइल हैं माशी, वो यकसां फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे है कि अगर कोई औरत कोई केस करना चाहती है तो अदालत में जाके सरकारी वकील की या अदालत कोई वकील प्राइवेट मुकर्रर कर देगी और गवर्नमेंट के खजाने से उसको फी दे देगी कि वो उसका केस प्लीड करे। इसके अलावा आप जैसे लोग जो इंसानी हकूक की बात करते हैं, उनने ऐसी तंजीमें भी बनाई हुई हैं जो हर इलाके में मौजूद हैं, हर बड़े शहरों में मौजूद हैं, कि वो अपनी यानी कि पैसे वो देती हैं और वो वकील हायर करके इस तरह औरतों की और बेसहारा लोगों की मदद। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये बताएं कि टेक्निकल जो पहलू है विरासती और जमीनों के मामलात में, कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा भी वो नहीं जानता होता है कि खतूनी क्या है, खसरा क्या है, फर्द क्या है, कहाँ से ये पेपर लेने हैं। तो इसमें ख्वातीन के लिए कोई रहनुमाई का सेल अदालत की तरफ से या हुकूमत की तरफ से वहाँ मौजूद है कि वो ऐसी ख्वातीन जो ये कानूनी मसाइल को नहीं जानती हैं, कि किस तरह से वो इन सारे अपने पेपर जमीन के वो हासिल कर सकें, कहाँ उनको पता चले कि हमारा हक कितना है? ये कोई उनकी रहनुमाई के लिए कोई इस तरह का सेल, कोई चीज मौजूद है? बिल्कुल सर, सहूलत सेंटर मौजूद है हर बड़े शहर में, छोटे शहर में भी अब आ गए सहूलत सेंटर है। इसके अलावा एक और चीज भी है कि क्योंकि आज इस तरह हो गया कि तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है। तो वहां बिल्कुल औरत अपना सिर्फ आईडी कार्ड लेके जाएगी, अपना आईडी कार्ड जाके वो फ्रंट डेस्क वाले को देगी कि मेरी जमीन देखे, वो बताएगा आपकी जमीन है, इतनी फीस वहां पे जमा करा दें, 100 200 300 जो भी उसकी फीस होगी वो जमा कराएगा, और नेक्स्ट डे उसको अपनी जायदाद का तमाम रिकॉर्ड मिल जाए। अच्छा जी, ये विरासती मसाइल में और भी बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन हम आज के इस प्रोग्राम में बाकी अब आप भी शरीक होते तो तब हम इसको तफसीलन लेके चलते। हम पहलू पहलू इसको लेके जाएंगे, और आखिरी जो हमारा जो रहेगा सेक्टर, वो हरासमेंट का है। तो मैं राबिया जंजुआ साहब को कहूँगा कि उसको थोड़ा सा आप टच करें, फाइनल में भी फिर चंद सवाल आपसे पूछ लूँ। जी जी फकीर भाई, आप ये हरासमेंट जो है जिसका जिसका थोड़ा सा पहले जिक्र मैंने किया था, बहुत शुक्रिया आपका एजाज साहब। तो इसमें आता है ये गली मोहल्ले में हरासमेंट की है। ये हमारे कहोटा में मुझे काले मुझे तो काफी मुझे आई मैसेंजर पे मैसेज आए हैं, और उन्होंने कहा है कि जब हम निकलती हैं तो हमारे घरों के बाहर जो है आवाजें कसने वाले लड़के खड़े होते हैं और वो मुझे हमें परेशान करते हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए, या अगर आप पार्टियों में देखा जाए कि जिस तरह पार्टी में होती है कोई शरीफ सियासत, कोई सियासत में चली जाती है कोई फैमिली की, तो वहां पार्टी में उसको अब वो इतनी मजबूर हो जाती है, पार्टी में भी उसको हरासा किया जाता है, वो इतनी मजबूर शरीफ हो जाती है, अब वो ना किसी से बात करने के काबिल रहती है ना कुछ। वो कहती है मैं जाऊं तो जाऊं किधर? क्या इसका कानूनी जो है वो जल्द से जल्द उसका उसको मिल सके आगे से, उसको जिसको इंसाफ कहते हैं, वो तो इंसाफ तो लफ्ज में कहना भी पाकिस्तान में मुझे तो नहीं उम्मीद है को मिल सके, लेकिन वो कहती है कि जल्द से जल्द हमें इसका इंसाफ मिल सके, हम कहाँ जाएं किधर जाएं, और इसको हम जाके कहें कि हमारे साथ ये हालात हो रहे हैं तो हम क्या करें, इसका को कानूनी पहलू बताएं। अच्छा, बुनियादी तौर पे यह है कि जो हरासमेंट है ना, इसमें एक तो मैं इसे समझता हूँ कि हरासमेंट के कानून को आप एक किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखें, एक औरत है, उसी के पास अख्तियार है, वो कहेगी मैं हरास हुई हूँ। बस कि एक औरत को कोई देखता है तो वो कह सकती है मैं हरास हुई हूँ। इसका मतलब है इस कानून में जज भी वही है और अख्तियार भी सारा उसी के पास है।
तो फिर तो वो किसी को वैसे भी कह सकती है। लेकिन जो दूसरा आपने मिसाल किया वो बड़ा जैन, वो उसका ताल्लुक लॉ से ज्यादा सोसाइटी से है। देखिए, जब हमारी बच्चियां जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो पहली तो बात यह है कि कॉलेजेस के बाहर पुलिस एक्शन करती है। पुलिस छुट्टी के वक्त घूम रही होती है। अगर कोई कॉलेज के बाद कहीं पे कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जिनकी हरकत काबिल एतराज है, तो उनको वहां से हटाया जाता है और इवन गिरफ्तार भी किया जाता है। ये स्ट्रक्चर राइज है बड़े छोटे छोटे शहरों में। दूसरी बात जो है गलियों से, देखिए कुछ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, कुछ फैमिली की भी जिम्मेदारी है और कुछ सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि हमें एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली, एज ए वालदेन, एज ए घर का फर्द अपनी बच्चियों को प्रोटेक्शन खुद भी देनी चाहिए। देखिए, एक बच्ची को आप जब एक गली से भेज देते हैं तो उस वो आगे क्या क्या फेस करती है, जाहिर है हम लोग सब इस सोसाइटी से पले बड़े हैं तो हमें इन चीजों का इदराक होता है। लेकिन हम आई गई कर देते हैं और ये मसाइल औरतों को फेस करने पड़ते हैं। अब देखें, इसको आगे चलते हैं। बस क्या एक लड़की को ऐसे रात की गली में मिल गया, वो तो किसी को नहीं जानती, उसको तो नहीं पता ये कौन है। बिल्कुल। गली में जानने वाले जो कोई अगर कोई इस तरह का लोग या कोई बंदे मौजूद हैं, उसको तो औरत नहीं जान सकती, वो उसके खिलाफ क्या कर सकती है। इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी में, हम जिस मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, सबसे जिम्मेदारी घर वालों की है कि वो ये देखें कि हम बच्ची को भेज रहे हैं, क्या उसके रास्ता, उसके लिए जाने के लिए सूटेबल रास्ता साफ है उसके लिए जाने के लिए, या उसको रास्ते में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज हेरासमेंट का बिल्कुल कानून मौजूद है, अगर ऐसा हो तो उस पर एक्शन हो सकता है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम भी जो है वो अब खत्म होने वाला है, तो एंड पे हम जाएंगे। मुझे असगर भाई, आप जो है वो मिर्जा साहब आप मुझे कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप प्लीज आप रहने दें। क्या अब हमारा प्रोग्राम 1 घंटे का हो गया है, तो अब आप जो है वो आपका मिल ही नहीं रहा था उनका, चलें तो हम खत्म भी करते हैं, एंड पे जाते हैं। तो मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि अब जिस तरह एक और हमारी अगर ये होते हमारे इधर से बर्तानिया से या इधर से यूरोप से कोई हमें वकील मिल जाता ना, तो उस एडवोकेट से हम ये जानने की कोशिश करते क्या आपके ये नॉलेज में है या आप ये थोड़ा सा इसके बारे में कोई इल्म है तो आप बता सकते हैं कि अगर फर्ज किया कि अगर इधर एक खातून बिल्कुल अकेली है इधर जर्मनी में, अब उसके पास ना कोई जबान बेचारी का मसला है, उसके पास वीजे का भी मसला है, उसके पास हालात भी इस तरह के हैं कि अपने भी उसको मुल्क देश के लोग जो हैं वो उसको जिस तरह हरासा का जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ ये ऐसा चक्कर है कि यहाँ छोड़ते ही नहीं है, वो जिसको कहते हैं ऐसी बात ही नहीं छोड़ते, कोई गवाह ही नहीं होता है कि जो आगे बढ़ के कोई कुछ कर सके, तो वो औरत बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब उसके लिए क्या उसके पास तो जहरी बात है नेशनैलिटी तो पाकिस्तान की है। अब वो औरत अगर अगर करना चाहे, अगर कोई केस वगैरह करना चाहे, तो क्या वो पाकिस्तान में कर सकती है? इसके बारे में अगर आपको कोई मालूमात हो तो। अच्छा, इस तरह से है कि देखें, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एक लीगल टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि अदालत का अख्तियार समाअत क्या है। तो किसी भी अदालत का अख्तियार समाअत जो होता है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन होती है, वो मुतय्यन होती है। अगर किसी के साथ कोई मामला वहां पे होता है तो जाहिर है उसका अख्तियार भी वहां की अदालतों को है, वही कर सकती हैं। और उसके लिए मैं जितना मुझे नॉलेज है जर्मनी का या किसी भी वो बिल्कुल आप 5 मिनट तक आ आप जाए असगर भाई, आ जाए प्लीज, आ जाए, आपसे 2 सवाल। तो वो पाकिस्तान की एम्बेसी से रब्ता कर सकती है और वहां से थ्रू जो एम्बेसी अपनी प्रोटेक्शन ले सकती है। लेकिन फिर भी सोसाइटी के तौर पे औरत का अकेला किसी जगह पे ज़रा सर्वाइव करना एक मुश्किल काम यानी आप समझते हैं कि वो कर सकती है, वो कानून वो उस वहां कर सकती है जाके पाकिस्तान है। में? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मामलात में कर सकती है, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें कर सकती है। हर मामले में क्योंकि जरा ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशू होता है तो फिर वहां की ज्यूरिस्डिक्शन वहां की होगी। लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं, क्योंकि ये बड़ी डिटेल डिस्कशन हो जाएगी, कि जिसमें अगर मामलात हों तो वो कर सकती है। मसलन फाइनेंशियल कुछ मामलात हैं जिनका कनेक्ट पाकिस्तान के साथ है लेकिन वो वहां पे हो जाते हैं, और फर्ज किया किसी ने चेक आपको जर्मनी में दे दिया, वो पाकिस्तान में डिसऑनर हो गया, तो जाहिर है फिर वो उसके एफआईआर जो है वो पाकिस्तान में हो सकती है। कुछ ऐसे मामलात हैं वो हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट होती है, अदालत का इलाकाई अख्तियार समाअत होता है।
तो वहां पे फिर वहां की अदालत ही अख्तियार समात का करती है। वो पाकिस्तान की अदालत का अख्तियार समात आउट ऑफ द बॉर्डर नहीं है। ये अच्छा मैं इजाज भाई, ये आ रही है, कह रही है कि एक दो सवाल के लिए भी प्लीज मुझे आने दे, उनको कोई मसला था, एक, इशू था, नहीं आ रहे थे तो वो आ रहे हैं, जी तो आप बात कर वो लें तो लाइन फिर वो। हमारे 1 घंटे जी से वो आ रहे हैं। जायद हो गया। जी जी जी। मैं इसी हरासमेंट के ऊपर मैं दो दो सवाल आपसे मजीद करूंगा। ये भी बहुत लंबा इसमें है। एक तो ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करें इसकी डेफिनेशन के हरासमेंट के अंदर क्या आएगा। फर्ज किया वर्क प्लेस पे जो एक ख्वातीन के साथ हमारे मुल्क में मसाइल हो जाते हैं कि वो जो बॉस है वो उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठा के वो करता है। दूसरा जो मसलन जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया इशारे इस हरासमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी जिसको आप यानी आप कहेंगे कि ये है इन सब का ताल्लुक जो है हरासमेंट से। अच्छा, बुनियादी तौर पे पहले बात जो कर रहा था वो यही थी कि आप किसको कहेंगे हरासमेंट। अगर मैं इसको नटशेल में बिल्कुल सिंपल डिफाइन करूं तो औरत जिस चीज को हरासमेंट फील करती है वो हरासमेंट। जी किसी के एक्ट से औरत अगर ये फील करती है कि मैं उससे हरास हो रही हूँ तो वो हरासमेंट एक जुमरे में आ जाता है। अगर इसमें एक बड़ा एहसास मामला भी है और कानून भी इस मामले में बहुत सख्त है और जिसके ऊपर ये चीज़ें हो जाती हैं तो वो फिर माशरती तौर पे भी हमारा एक माशरा जो है उसमें भी वो बदनाम हो जाता है और कानूनी तौर पे भी वो फंस जाता है। और यहाँ तो इन ममालिक में तो ये हो जाता है कि अगर इस तरह का केस किसी के ऊपर हो जाए तो वो उसको एक चिप भी लगा दी जाती है और जो वो वहाँ जाता है तो उसके दायरे में उसको जो ख्वातीन है उनको मैसेज आ जाता है कि फलाना शख्स जो है ना इसमें, और उसको हर राइट से महरूम कर दिया जाता है। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। और दूसरा अगर कोई खातून जो है ना इसको मिस यूज करे इस कानून को तो उसमें किस तरह से रेक्टिफाई आप कर सकते हैं कि ये इसने जो है ना अपनी तरफ से यानी झूठा इल्जाम लगाया है या क्या उसमें किस तरह से रेक्टिफिकेशन की जा सकती है। अच्छा, बुनियादी तौर पे यही सबसे बड़ा इस कानून में अलमिया है कि इसमें कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है कि अगर किसी पे औरत हरासमेंट का इल्जाम लगा दे कि वो किसी कोजेंट एविडेंस से ये साबित कर सके कि मैंने हरास नहीं किया। जहां तक बात है जर्मनी की जो आप कहते हैं वो तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, वो तो एक बड़ा अच्छा निज़ाम मौजूद है। लेकिन इसके बारे में कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि वो बस वो यही कर सकता है कि वो कोई एविडेंस पेश कर सकता है, कोई गवाह पेश कर सकता है कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर ज़ाहिर है, जब तक तो पानी काफी आगे जा चुका होगा, इसलिए इसका थोड़ा सा मिस यूज होना भी खारिजुल अमकान नहीं है। ऐसा है कि ये कानून मिस यूज होता है। अच्छा एक आखिरी सवाल मैं आपको इससे करूंगा, अगर वो हमारे साफी भाई आ जाते हैं तो फिर हम थोड़ा सा 2-3 सवाल उनसे कर लेंगे। पाकिस्तान में जो अ, दो चीजें जो इसमें आती है, अभी आप देखें हालिया एक वाकया हुआ जिसमें बच्ची की पैदाइश पे छोटी मासूम बच्ची को जो है वो गोलियों से भून दिया गया। यानी एक हम हमारे माशरे में ये है इस्लाम ना तो ये इस्लामी है ना मुकम्मल जो है काफराना है, आधा तितर आधा बिटेर है। कुछ कोई चीजें हमने किसी से पकड़ी हुई है, कोई रिवाज है, कोई रस्म है। एक तो बच्चों की पैदाइश पे जनरल इसका सर्वे जो हुआ हुआ है उस पर यह है कि 80% लोग जो है इसको मायूबी समझते हैं कि ये क्यों पैदा हो। एक तो पहला ये वहाँ हमारा जो एक माशरती रवैया है कि इसको उसकी पैदाइश को मनहूस ख्याल किया जाता है। सेकेंडली उसको बोझ समझा जाता है कि ये बोझ है, इसको जो है ना वो कैसे उतारेंगे। और अक्सर वो कहते हैं कि मसला आप बैठे हुए हों तो जिनकी बच्चियां हैं तो वालदेन वो यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारे कंधों पर बड़ा बोझ है जी, ये कहीं किस तरह से उतरेगा। तो ये सारी सिचुएशन के साथ साथ एक गैरत के नाम पे कत्ल की जाती है और उसमें यानी कोई अदालती कोई तहकीक नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। और इस ख्वातीन को बड़ा है मसला, यानी एक चैलेंज है माशरे के कि कोई अगर छोटा मोटा भी इल्जाम लगा देता है और घर वालों को उसके भाइयों को वो कर देता है तो फौरन वो गैरत के नाम पे उसको मार दिया जाता है। तो इस हवाले से कानून क्या कहता है कि क्या वो कोई इजाजत देता है कि गैरत के नाम पे इस तरह से किलिंग की जाए और उसको मामले को जो है ना अदालत तक न लिया जा सके। अच्छा एजाज साहब, गैरत के नाम पे जो कत्ल होते थे कुछ अर्सा पहले तक ये डिफेंस था कि कत्ल गैरत के नाम पे हुआ है। कुछ अर्सा पहले तक, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये डिफेंस लिया जाता था कि क्योंकि ये कत्ल गैरत के नाम पे हुआ है
तो इसलिए इसमें सजाए मौत नहीं हो सकती, 25 साल कैद को। लेकिन अब गैरत के नाम के कत्ल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फसाद फिल अर्ज है, और अब गैरत के नाम पे जो कत्ल होता है उसमें मुलजम के लिए जल्दी आए आम मिर्जा साहब, जल्दी जल्दी आए, प्रोग्राम तौर, खत्म होने वाला है। यानी उसके लिए अब बचने के चांसेस, एक बंदा आम किसी झगड़े में कत्ल करता है, उसके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं बनिस्बत उस बंदे के कि जिसने गैरत के नाम पे कत्ल किया होता है। तो अदालतों ने कहा कि ये फसाद फिल अर्ज है। अच्छा अच्छा, आखिरी भाई के आने तक हमें 2-3 मिनट मजीद इसको, एक सवाल वो कर लेंगे, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अभी जो सूरत हाल है, जो फर्ज की आप हाई कोर्ट को देख रहे हैं, और इस तरह के खानदानी मसाइल और इस तरह के मसाइल जो हैं वो हमारी फैमिली कोर्ट में भी आते हैं सारी चीज़। किस तरह के केसेस और नोयत जो है, किन केसेस की आपके पास आ रही है, और ज़्यादातर क्या आप समझते हैं कि जो पिछले चंद सालों से आप लोग डील कर रहे हैं, वो हमारे माशरे की आप पैरामीटर भी आप कह सकते हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है उन केसेस की रोशनी में, तो किस तरह के ज़्यादातर केस आप डील करते हैं और अदालतें उस हवाले से क्या कहती हैं? अच्छा, बुनियादी तौर पे जो केसेस अदालतों में ज्यादा आते हैं, जाहिर है उनकी एक अपनी कैटेगरीज है। एक तो ये क्रिमिनल केस आते हैं जो झगड़े के होते हैं, ठीक है। अदम बर्दाश्त माशरे में, जिसकी वजह से ज़ाहिर है क्रिमिनल केस जन्म लेता है, और झगड़े होते हैं, FIR होती हैं, इंजरीज लोगों को आती हैं, एक तो ये होते हैं। इसके बाद आते हैं विरासत के मसाइल। औरतों के विरासत के मसाइल खासी अदालत में आते हैं, और बहुत पुराने चल भी रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे थे कि पुराने पुराने चल रहे हैं, तो ऐसा भी है कि पुराने विरासती मसाइल और विरासत के मसाइल भी आते हैं। इससे आगे डिवीजन ऑफ दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की डिवीजन में औरतें तो औरतें हैं, बहनें तो बहनें हैं, भाइयों में इत्तेफाक नहीं हो पाता, और फिर वो मसाइल अदालत में आते हैं, ठीक है। और फिर फैमिली मैटर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, मतलब एक सीरियल है कि उसकी इतनी खौफनाक हद तक उसमें इजाफा है कि वो मैटर्स ज्यादा आते हैं, तो ये मैटर्स ज्यादा आते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मर्डर तक के केसेस की, तो मर्डर तक के केसेस भी, उनकी भी लिंक्स पीछे इन चीजों से जुड़े होते हैं। यानी जो मर्डर भी होते हैं वो भी आप देखेंगे तो उसका लिंक या तो विरासत से होगा या गैरत से होगा। इसके अलावा मर्डर बाई चांस भी कोई हो जाए, किसी झगड़े में किसी को लग जाए, तो इवन मर्डर के केसेस भी ज्यादा बेस विरासतों पे ही करते हैं। विरासत की बेस पे लोगों के खिलाफ जन्म लेते हैं, जायदाद की बेस पे लोगों के खिलाफ जन्म लेते हैं, और फिर वो एंड जाके किसी इंसान की कीमती जान का ज़िया होता है। तो इस तरह के केसेस मोस्टली अदालतों में जो है आजकल एक पेंड। मैं जाती सवाल भी पूछ सकता हूँ? सर जरूर। अच्छा, ये बताएं कि वकला के हवाले से जो हमारे यहाँ परसेप्शन पाया जाता है कि केसेस को या इंसाफ को ना मिलने में इन लोगों का बड़ा हाथ होता है, और वो डेलिबरेटरी जो है केस को लिंगर ऑन करते हैं, और उसमें ये होता है कि जाहिर है उनकी फीस का मसला होता है, उनके भी घर के चूल्हे इसी से जलते हैं, इसलिए वो इंसाफ को स्पीडी नहीं होने देते। ये वकला पे इल्ज़ाम है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, जो बात आपने वकला के वाले से कही है, ये तो जाहिर है आपने कहा, जाहिर है आपने सवाल किया है, ये इल्जाम है। बुनियादी तौर पे ये बात है कि देखें, सिचुएशन ये जो आजकल या परमानेंट ये ऐसी ही चलती है कि किसी भी बंदे का केस होगा, आप किसी से पूछ लेना कि यार आपने अपनी जो वाजिबात थे वो मौके पे अदा कर दिए थे, और आपको आपका केस लिंगर ऑन हुआ है। बुनियादी तौर पे हमें जाहिर है, हम तो वकला जितने भी होते हैं मेरे भाई, वो जाहिर है ड्यूटी बाउंड तो है नहीं, हमारा मनी बाउंड प्रोफेशन है। तो जब हम जो है किसी से फी लेते हैं, तो वो आधी दे जाएगा, फिर रखेगा, फिर करते करते वो देते हुए इतना लंबा कर देगा। तो वो जितनी देते हुए लंबा करता है, इतना तो फिर हमारा हक भी बनता है, जितनी देते हुए फीस मिलेगी तो हम आगे काम चलाएंगे। तो ये मसाइल तो जाहिर है हमारे लिए भी हैं, देखें हमारे प्रोफेशनल के लिए भी हैं, माली मसाइल भी हमारे भाई इसका शिकार रहते हैं। तो बुनियादी तौर पर इसकी ये रीजन होती है कि इसके पीछे दो लोग ज्यादा होते हैं। एक वो लोग जो माली मामलात की यानी कि फी वगैरह देने में लिंगर ऑन करते हैं, और दूसरे वो डिपार्टमेंट जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने में लिंगर ऑन करते हैं। बहुत शुक्रिया फखर भाई। मैं ये रोहेल मिर्जा बेग साहब आगे हैं, मिर्जा रोहेल बेग साहब,
एक सवाल करूंगा और दो सवालों की मैं इजाजत दूंगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है। मिर्जा साहब, आप साफी भी हैं, तजुर्बाकार भी हैं, और इन मौज़ूआत को आप देखते भी हैं। कानूनी मसाइल जो अदालतों में औरतों को स्पेशली पेश आते हैं, कानून वगैरह भी आप लिखते हैं, तो इस हवाले से आप मुझे बता दीजिएगा कि किस तरह के चैलेंजेस जो है ख्वातीन को कानूनी मसाइल के हवाले से माशरे में या हमारी अदालतों में दरपेश हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो अर्ज करूंगा कि अगर हम अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन की बात करें तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी ख़वातीन ने अपने आप को अपना जो है अपनी सलाहियतों के ज़रिए अपना लोहा मनवाया है। पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं या ओवरऑल अगर ख़वातीन की बात की जाए तो वो एक माँ के रूप में इंतहाई काबिल एहतराम भी है, बीवी के रूप में सरापा मोहब्बत है, बहन के रूप में उसके लाड भी उठाए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो ख़वातीन हैं वो हर लिहाज से जो है काबिल एहतराम है। इसके साथ साथ अगर हम बात की जाए, जिस तरह आपने बात की है कि उनको क्या मसले मसाइल दरपेश हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ख़वातीन जो है वो मसाइल का शिकार हैं। अगर हम बात करें, अगर मैं स्पेसिफिक जर्मनी की बात करूं, तो जर्मनी में मैं समझता हूं कि ख़वातीन के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। उसकी एक वजह मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा क्योंकि जर्मनी का माहौल ऐसा है। अब हम देखते हैं कि जिस तरह ख़वातीन जब पाकिस्तान से जर्मनी आती हैं तो यहाँ सबसे बड़ा जो उनको मसला दरपेश होता है वो लैंग्वेज बैरियर है, जुबान का मसला है। यहाँ पे आने के बाद ख़वातीन जो है वो पाकिस्तान से एक सर्टिफिकेट मिलता है, बे आइन उसको कहा जाता है। वहां पे तो वो मजबूरी के तहत वीजा लेने के लिए बे आइन जो है वो सीख लेती हैं जुबान, मगर जब यहाँ आती हैं तो वो जुबान से नाबल्द होती हैं, वो अल्फाज तक नहीं बोल सकती, जिसकी वजह से मसला ये होता है कि वो अपने जो मसले मसाइल हैं इवन कि वो डॉक्टर्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ा उनको मसला दरपेश होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ख़वातीन यहाँ पे आने के बाद डिपेंडेंट होती हैं अपने शौहर की या उस फैमिली की। तो इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि इनका थोड़ी देर में जिस तरह के यहाँ पे आने के बाद खासतौर पे मैंने इसको जर्मनी के हवाले से स्टडी किया है, इस हवाले से मैं ज्यादा जर्मनी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखा है कि ख़वातीन की जो तलाक की रेशो है या तलाक के मामला हैं वो बहुत ज्यादा हैं। मेरे ख्याल से इन इन चीजों तक पहुंचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों जो पार्टीज हैं उनका जो स्टोरी है वो दोनों साइड की सुननी चाहिए, ताकि ये जो मामलात है इनको। और फिर तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मामलात इस नहज पर पहुंचने नहीं चाहिए। दोनों पार्टीज को बिठाकर कोशिश करनी चाहिए कि उनकी वो सुलह सफाई वाला काम करवाना चाहिए। इसके अलावा मैं थोड़ी सी और सुजेशन यहाँ पे खासतौर पे जर्मनी में रहने वालों के लिए दूंगा कि यहाँ पे जर्मनी में इन मामलात को देखने के लिए ख़वातीन के ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे आप कह लें या वैसे कह लें, वो इन चीज़ों को देखते हैं। तो बराह करम जो है ये एक तलाक का इशू था, इसको भी देखना चाहिए। और ओवरऑल जो है अगर हम जर्मन मुआशरे की बात करें, जर्मन लोगों की बात करें, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये बताया गया था कि जर्मनी में ख़वातीन पर जो तशद्दुद की रेशो है जर्मन मुआशरे में वो बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक हमारा पाकिस्तानी अलमिया नहीं है, ये जर्मन मुआशरे का भी अलमिया है। तो ये खुद लोग इस वजह से परेशान हैं कि ये रेशो बढ़ क्यों रही है, इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका। तो ये कौन सी ख़वातीन है मिर्जा साहब, ये कौन सी ख़वातीन है, जर्मन है या पाकिस्तानी है जो जिसपे आप बात कर रहे हैं? जी मैं अभी जो है जर्मन ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। जो अभी जर्मन ख़वातीन जो है वो अपने रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वो अपने जो पार्टनर है या अपने शोहर हैं उनसे जो है उनको ये मसले मसाइल दरपेश आते हैं। ये पाकिस्तानी तो हम बहुत बात करते हैं इस चीज पे, मगर जब हम यहाँ की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, यहाँ की इंटरनल चीजों को देखते हैं, तो वो भी बेतहाशा हैं इस मामलात में। तो बात करने की सिर्फ ये है कि ख़वातीन जो है ओवरऑल दुनिया में उनका जो रुतबा है, जो उनका मुकाम है, उसको मद्देनजर रखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये अवेयरनेस का जिस तरह आपने प्रोग्राम किया है, इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि लोगों में
हमने 3 प्रोग्राम किए हैं, हम 2 प्रोग्राम कर चुके हैं माजरत के साथ। इजाज साहब जो है वो आपसे जी जी राबिया साहिबा, मैं क्योंकि ये हमारा 2 घंटे पूरे होने वाले हैं, मैं सिर्फ आपको एक सवाल की इजाजत दूंगा, उसके बाद मैंने भी एक सवाल ही बस करूंगी, बस इजाज साहब, बस एक ही सवाल होगा क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं हम, तो इस वजह से एक ही सवाल होगा। मैं यहाँ से जो जर्मन की जो पाकिस्तानी खातून है, जो खवातीन है, मैं उनके बारे में आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, पाकिस्तानियों के बारे में, कि यहाँ पाकिस्तानियों को आप जिस तरह रिपोर्ट करते हैं, जिस तरह आपकी वीडियोस बनती हैं, जिस तरह आप आते हैं, आपका अपना एक वो जबरदस्त खूबसूरत सा एक पैक लेके आते हैं, जिस तरह मैं भी वो लगाती होती हूँ, तो आप उस हवाले से मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानियों को, यहाँ खवातीन को, आपने खुद जो रिसर्च किया है, वो कौन से ज्यादा मसाइल दरपेश हैं आपके ख्याल में? आप क्या समझते हैं वो मसाइल, उनका हल क्या है? वो थोड़ा सा ये इसी में सब कुछ बता दें। देखिए, मैंने चंद एक वो सबसे पहले यही अर्ज किया था कि खवातीन को यहाँ पे मसले मसाइल क्या है। सबसे बड़े जो मैं समझता हूँ कि वो जुबान का बैरियर है। अगर आपको जुबान आती हो, आप इधर को काम करें, पाकिस्तान आने के बाद, मैं उन खवातीन की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से इधर आती हैं, जो इधर की पैदाइशी पाकिस्तानी खवातीन हैं, उनको तो मेरे ख्याल से ये मसले मसाइल दरपेश नहीं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। सबसे बड़ी चीज जो है इंडिपेंडेंसी है, मैं समझता हूँ। वहां पे जो खवातीन पाकिस्तान से इधर आती हैं, उनको सबसे पहले जुबान सीखनी चाहिए। इसके अलावा जो अपनी उनकी डिपेंडेंसी है उसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ मामला खराब होते हैं। जो शोहर हजरात होते हैं वो भी उनको उस तरह काम करने नहीं देते या उस तरह की आजादी नहीं देते जिस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पे उनका हल भी बता देना, जो आपने पहले बात कर दिया, अब उसका हल भी बता दें कि वो खवातीन क्या करें प्लीज। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले खवातीन को अपने हुकूक का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है जिस तरह मैंने अर्ज किया है कि खवातीन जिस तरह मेल लॉयर से बात नहीं कर सकती, तो उसके अलावा खवातीन के ग्रुप्स भी बने हुए हैं। खवातीन जो है यहाँ पे एक्टिव हैं, जिस तरह आप काम कर रही हैं, आपसे रब्ता किया जा सकता है, या दूसरी खवातीन हैं जो काम कर रही हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता है, अपने मसले मसाइल बताए जा सकते हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। इसके अलावा लॉयर्स काम कर रहे हैं वो भी। मगर मैं इस सिलसिले में सुजेशन ये करूंगा कि ये मामला जो है, जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया है कि सुलह की तरफ जाने चाहिए, उनको बिठा के। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप किसी जर्मन लॉयर के पास चले जाएं तो वो सबसे पहले यही कहेंगे, जी इनके जो है डाइवोर्स करवा दी जाए, इनका जो मामला है वो खत्म करवा दिया जाए। मगर हम जो बहसियत पाकिस्तानी जो है इस चीज को सुजेस्ट करते हैं कि ये मामला जो है मिल बैठ के दोनों पार्टीज को सुलह सफाई की तरफ जाने चाहिए, और ये मिल बैठ के हल किया जाना चाहिए। माजरत के साथ मिर्जा साहब, आपकी वो देर से आए, हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो मैं एंड पे मैं खत्म करूंगी, इजाज साहब बात करूंगी और खत्म कर देते हैं हम प्रोग्राम को। प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया है और नाजरीन, हमारे 2 प्रोग्राम हुए थे, तीसरा प्रोग्राम आज कानून मशावरत जो है वो उसके हवाले से कि कानून क्या, खवातीन के क्या कवानीन क्या है, क्या क्या आए हैं, नए आए हैं, पुराने क्या आए, तो वो सारी आज हमने बात की है। तो मैं यहाँ पे एंड पे खत्म करना चाहूंगी, और ये मैं बात कहूंगी खवातीन को खास तौर पर कि जिस तरह हमारे मिर्जा साहब ने बात की है और फखर साहब ने बात की है कि हमेशा आप सुलह सफाई की तरफ आए, ना कि आप जो है जर्मन में है तो आप जर्मन वकील से ले जाके आप तलाक एकदम ले लें, बल्कि आप हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं आप उनके पास हैं, सुलह सफाई की तरफ आए, और आप कोशिश करें कि हमारी सुलह जो है ना, वो सुलह रहमी का जो हमारे कुरान और हदीस में हम मुसलमान लोग हैं, तो हम उस तरफ अगर ज्यादा आए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ इजाज शाइक और राबिया जंजुआ को दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह फिर आगे प्रोग्राम किसी अच्छे से मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज। तालीमी महरूमियों से लेकर तालीम के आला मयार तक, घर की रवायात से लेकर सियाहत के बुलंद मकामात तक, लाकानूनियत के अंधेरों से लेकर कानून की हुक्मरानी के यकीन तक, अस्पताल